ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप सबको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हुआ था इस दिन को तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना? हमारे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, करेक्ट? एक कॉन्सेप्ट को हमने होल्ड किया था, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स, करेक्ट? इस कॉन्सेप्ट को बस हमने होल्ड किया था। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद हम अगले चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ चैप्टर 1 के बारे में, राइट? तो लेट्स बिगिन। देखो, अभी तक हमने हमारे प्रीवियस क्लास में जो इमीडिएट टॉपिक था दैट वाज द स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और हम जानते हैं देयर आर 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स। कितने लेवल्स होते हैं हमारे पास? टोटल 3 लेवल्स होते हैं, 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे ऊपर के लेवल को हमने कहा था कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट के बाद आता है बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल के बाद आता है फंक्शनल लेवल। आपने इन तीनों को समझा था, राइट? सबके काम को समझा था, सबके नेचर ऑफ डिसीजंस को समझा था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा था। मैंने आपको शायद बताया भी था, नहीं बताया था तो अभी बता देता हूँ, सुन लो। सीईओ के रोल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना? सीईओ के रोल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये सारे टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है, राइट? और इजी चैप्टर है, नाम ही इंट्रोडक्शन है तो इजी तो होना ही था। तो तीनों लेवल को हमने पढ़ा था। अब उन लेवल के बीच में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। आगे जाके आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ोगे और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में बेसिकली आप इन रिलेशनशिप को अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। बट वो टॉपिक अलग होगा, है ना? उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ इस टॉपिक में आपको करना क्या है, तीनों लेवल के नेटवर्क रिलेशनशिप को समझना है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को समझना है। 3 तरह से रिलेशनशिप बनते हैं, उन तीनों तरह से आपको समझना है। और साथ ही साथ इस टॉपिक को आपको क्या कर लेना है, ट्रिपल स्टार कर देना है। क्या कर देना है? ट्रिपल स्टार कर देना है, ठीक है? और साथ ही साथ क्या करना है, चैट बॉक्स को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है ना? कष्ट दे दो चैट बॉक्स को भी, अपने उंगलियों को कष्ट दे दो मैसेज वैसेज टाइप करने में। हाय हेलो तो कर दो कम से कम, हेलो सर इतना तो बोल दो। इतने शरीफ तो हो नहीं, है ना? इतने शरीफ नहीं हो, मेरे को पता है, अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं। इतने शरीफ तो हो नहीं तो क्यों बन रहे हो? चलिए, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पहले क्या पढ़ा था, तो कॉर्पोरेट लेवल ये डिसाइड करता है व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव। ये सबसे ऊपर लेवल का की कहानी है। while the business level draw idea and plan to execute the same. so what the business wants to achieve, इसके लिए जो आइडिया ड्रॉ करने का काम करेगा वो बिजनेस लेवल हो गया। और यही जाता है नीचे, which eventually flow down to functional level to execute and achieve result. एग्जीक्यूशन कहाँ होता है हमारा? फंक्शनल लेवल पे होता है। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था आपको, ऐसे ये काम करता है ना? कैसे काम करता है? तो हम बोलेंगे सर कमिटमेंट फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। कमिटमेंट कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप लेवल को कमिटेड होना होगा तभी आपका फंक्शनल लेवल कमिटेड रह सकता है। तो कमिटमेंट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी भी कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं अथॉरिटी क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं अथॉरिटी क्या होती है? घटती चली जाती है। देखो अब हाय बोला ना शिवानंद ने, बड़ी तकलीफ हुई होगी ना बालक मैसेज टाइप करने में, मैं समझ रहा हूँ, है ना? बट कभी कभी बीच में टाइप कर देने का, है ना, तो फिर सही रहता है। अथॉरिटी जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अथॉरिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अथॉरिटी का डेलीगेशन कैसा होता है? टॉप टू बॉटम होता है। फर्दर देखो, अकाउंटेबिलिटी का प्रमोशन भी कैसे होता है? टॉप टू बॉटम होता है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अकाउंटेबिलिटी का भी प्रमोशन आपको टॉप टू बॉटम ही दिखाई देगा। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है दैट गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
एग्जीक्यूशन हमेशा कैसे होता है, बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूशन होता है किसी भी एंटरप्राइज में। तो एग्जीक्यूशन विल बी बॉटम टू टॉप। एग्जीक्यूशन हमेशा किस लेवल पे होता है, फंक्शनल लेवल पे होता है, राइट। बट देयर आर मल्टीपल वेज इन विच ऑल थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड, and interestingly it depends on the organization as a whole to decide what kind of network of relationship suits their culture and aspirations. So there are several ways to manage the interlinking between these three levels. एक बात तो पक्का है कि all these three levels are highly interlinked, है ना। ये सारे के सारे लेवल क्या है हमारे, highly interlinked हैं। all these three levels are what, highly interlinked। और ये इंटरलिंकिंग की अगर हम बात करें, इसको जो मैनेज करने की बात करें, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरेस्टिंगली इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप सूट्स देयर कल्चर एंड एस्पिरेशंस। किस तरह का नेटवर्क उनके कल्चर और एस्पिरेशंस के लिए सूट करेगा, उसके हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी मैनेजिंग दिस इंटरलिंकिंग इन डिफरेंट वेज। नाउ फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टार्टअप है, सपोज देयर इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है ना। आपने सपोज एक स्टार्टअप शुरू किया, तो आपको लगता है कि स्टार्टअप में इस तरह की वर्टिकल हायरार्की सही होगी? तो आप कहते हैं सर नहीं, क्योंकि इतना फॉर्मुलाइजेशन स्टार्टअप में नहीं हो सकता। बिकॉज स्टार्टअप में यू हैव टेकन अप एन आइडिया, और उस आइडिया को आप लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। यू आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस, और व्हेन यू आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस, इन दैट केस अगर आप इस हायरार्की में जाते हो तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। क्योंकि यहाँ हमारे को क्या चाहिए, यहाँ हमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ हमें शेयरिंग ऑफ आइडिया चाहिए ना, शेयरिंग ऑफ आइडिया चाहिए। यहाँ हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो चाहिए। इधर मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। क्या चाहिए इधर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यहाँ ज़्यादा फॉर्मुलाइजेशन नहीं चाहिए, लिटिल फॉर्मुलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर स्टिफ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वांट बी एबल टू ग्रो, स्टार्टअप विल फेल। तो आइडिया बहुत क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें तो शेयरिंग ऑफ आइडिया, इनफ्लो, ट्रांसपेरेंसी, लिटिल फॉर्मुलाइजेशन। तो स्टार्टअप का जो इंटरलिंकिंग होगा, जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हम स्टार्टअप में स्टैब्लिश करेंगे, वो इस तरह का नहीं करेंगे। तो वो वहाँ कैसा होता है, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल लिंकिंग होता है। हॉरिजॉन्टल लिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि ऑल स्टाफ आर ऑन सेम लेवल, दे वर्क एज अ टीम, वो एक टीम की तरह काम करते हैं एंड हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्टार्टअप। क्विक डिसीजन मेकिंग आपको करना होता है ना। तो आपको यू विल हैव टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स कंटिन्यूअसली। जब तक आप मार्केट के साथ एक बैलेंस क्रिएट ना करो तो देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस। और अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया तो फिर वो आप अफेक्ट ही नहीं कर पाओगे उन चेंजेस को, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वी गो फॉर टीम स्ट्रक्चर। हम किस पे जाते हैं, टीम पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशन रखते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मुलाइजेशन नहीं होता। तो हायरार्की नहीं बनाते बहुत सारी, सब हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, हॉरिजॉन्टली सब लिंक्ड हैं और सब मिल के साथ में काम कर रहे हैं, जिसको आप एक टीम वर्क की तरह ऑपरेट करते हैं और अपने स्टार्टअप को सक्सेस करते हैं। जैसे जैसे ये स्टार्टअप आगे बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब जरा सोचो क्या होगा। मान लो ये जो स्टार्टअप था, ये रामलाल का स्टार्टअप था। रामलाल को जानते हो ना आप लोग, रामलाल को तो जानते हो, नहीं जानते हो तो धीरे धीरे जान जाओगे। रामलाल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, है ना। तो एसएम से लेके एफएम तक रामलाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। तो अब रामलाल ने ये स्टार्टअप शुरू किया, रामलाल का स्टार्टअप क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। स्टार्टअप सक्सेस हुआ कहने का मतलब रामलाल ने क्या बनाया, पैसा बनाया। क्या बनाया, पैसा बनाया, राइट। तो अब जब ग्रोथ होती है कंपनी में, तो इन्होंने क्या किया, सपोज दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, दे हैव लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 2, दे हैव लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 3। अब इनके पास 3 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग मार्केट के लिए, 3 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग मार्केट के लिए। अब जरा सोचो कि अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, 3 प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अब आप इसको ऐसे कैसे मैनेज करोगे, टीम की तरह तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या कहते हैं कि आपने कहा सर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम 3 डिफरेंट डिविजन्स बना देते हैं। हमने एक डिवीजन बनाया जिसका नाम रख दिया डिवीजन ए, दूसरा डिवीजन बनाया डिवीजन बी, और तीसरा डिवीजन बना दिया डिवीजन सी। डिवीजन ए जो है वो प्रोडक्ट 1 को हैंडल करेगा, डिवीजन बी प्रोडक्ट 2 को हैंडल करेगा, और डिवीजन सी जो है ये मेरा प्रोडक्ट 3 को हैंडल करेगा। और हमारे ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है रामलाल के।
किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी पे फिट कर दोगे, इट विल मैच। कॉन्सेप्ट तो सब जगह यही मिलने जा रहा है आपको। ये सबके सब डिविजनल हेड है और इन सबके पास क्या होगा, एक हेडक्वार्टर होगा, इन सबका बॉस होगा जो इनको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो रामलाल इधर बैठे हुए हैं, रामलाल कहाँ बैठे हुए हैं, अब हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। पहले इस टीम में थे रामलाल, लेकिन अब रामलाल कहाँ चले गए, हेडक्वार्टर पे चले गए। तो डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, वी हैव 3 डिफरेंट डिविजन्स और इन डिविजन्स में हम क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो अब बताओ नेटवर्क रिलेशनशिप सेम रहा या बदल गया? बदल गया, बदल गया ना। तो अब आप किस पे आ गए, तो अब आप कहते हैं सर डिविजनल पे आ गया मैं, इसको हम डिविजनल कहते हैं। इसको आपने हायरार्किकल कहा था, इसको आपने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल, सॉरी क्या कहा था इसको आपने, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कहा था। और यहाँ हायरार्की बन रही है, तो यहाँ डिवीजन बनाया आपने, डिवीजन कहते हैं, या आप फंक्शनल भी कह सकते हो। तो डिवीजन और फंक्शनल रिलेशनशिप इसको कहा जाता है, राइट। क्योंकि हमने क्या किया, डिवीजन के आधार पे इसको बना दिया। और हर एक डिवीजन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है, और हर एक डिवीजन क्या कर रहा है, अपने जनरल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, राइट। सो इन दिस वे वी विल बी डूइंग इट। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, डिविजनल और फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया। अब जरा सोचो, मान लीजिए और ग्रोथ होता है, किनका, रामलाल का। स्टार्टअप क्लियर है, डिवीजन क्लियर है, आगे बढ़ो। रामलाल का और ग्रोथ होता है, और इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे कि रामलाल का जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ तो रामलाल ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। देखिए प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है, प्रोडक्ट 4 है, प्रोडक्ट 5 है, प्रोडक्ट 6 है, प्रोडक्ट 7 है। आप बोलोगे सर बस करो, रुक जाओ, आप कर क्या रहे हो? क्या ये इन 7 प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए आप 7 डिवीजन बनाओगे, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, डिवीजन 5, डिवीजन 6 एंड डिवीजन 7, राइट। 7 अलग अलग डिविजन्स आप बनाओगे, और कैसे आप इसको यहाँ मैनेज करने जा रहे हो, यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज इट। दूसरी बात, डिविजनल रिलेशनशिप में या फंक्शनल रिलेशनशिप में एक चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है कि ये आपका डिवीजन सबसे ऊपर क्या आ गया, हेडक्वार्टर आ गया, उसके बाद आपका डिवीजन आ गया, डिवीजन के अंदर आपके डिपार्टमेंट होंगे, अकाउंट्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एचआर हो गया, डिपार्टमेंट के अंदर आपके लोग होंगे, तो दिस विल गो लाइक दिस। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये वाला जो आप रिलेशनशिप जब यूज कर रहे थे, तो इसमें सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन था। गौर से देखो कैसा कम्युनिकेशन है, सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन है। और ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ये तो ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टी। तो अगर ये इस लेवल पे ऐसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो उतनी आसानी से नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में यू विल फाइंड डिफिकल्टी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, हमें क्या करना होगा, उतने डिविजन्स हमें फॉर्म करने होंगे। तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस? बहुत बल्कि स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, बिकॉज इन एवरी डिवीजन यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कितने डिपार्टमेंट्स बनाओगे, यहाँ भी डिवीजन बनाया उसके भी डिपार्टमेंट्स होंगे, यहाँ भी डिवीजन बनाया उसके भी डिपार्टमेंट्स होंगे, एंड सो ऑन। तो दिस विल नॉट वर्क। तो अगर कंपनी नेचर ऐसा है, मान लीजिए रामलाल जो है, मान लो अब हम उसको इंडस्ट्री दे देते हैं, रामलाल आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। रामलाल किस में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर रामलाल आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। मान लो उनके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3, 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अब रामलाल किस इंडस्ट्री में है, वो आईटी इंडस्ट्री में। तो उनके पास 3 प्रोजेक्ट है जो उन्हें एग्जीक्यूट करना है। अब तीनों प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहिए, और आपका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह का है कि मेरा हेडक्वार्टर आ गया, उसके बाद मेरे फंक्शंस आ गए। लेट्स से ये मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ये मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, और ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो अब इंजीनियरिंग के लोग हैं, एचआर के लोग हैं, और प्रोडक्शन के लोग हैं। तो ये तो मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर है। लेकिन अब हमें करना क्या है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3, इन तीनों प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फॉर्म अ क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम। जैसे हमने 2-2 लोगों को यहाँ यूनिट बनाते हैं, वो सब बाद में डिटेल में पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है, क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बना लिया 6 लोगों का, जिसमें 2 लोग इंजीनियरिंग से, 2 एचआर से है, 2 प्रोडक्शन से। और इन 6 लोगों को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को असाइन कर दिया। इन्हीं में से किसी एक को या बाहर से किसी को रख के हमने इसको बना दिया प्रोजेक्ट मैनेजर।
अब ये जो भी इंडिविजुअल होगा वो उस प्रोजेक्ट को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। लाइकवाइज अगर मुझे प्रोजेक्ट 2 लॉन्च करना था तो फिर से मैंने हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक यूनिट से कुछ लोगों को उठाया, कुछ लोगों की एक टीम बना दी और उस टीम को प्रोजेक्ट 2 को असाइन कर दिया। लाइकवाइज वी कैन गो फॉर दिस। हमने प्रोजेक्ट 3 के लिए भी क्या किया, एक क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बनाया और प्रोजेक्ट 3 को असाइन कर दिया। तो जब आप बहुत ज़्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सूटेबल हो जाता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ जो आप यूनिट बना रहे होते हैं ना, तो ये यूनिट्स भी परमानेंट नहीं होते और ये क्रॉस फंक्शनल यूनिट भी परमानेंट नहीं होता। प्लस एक बात और यहाँ समझने लायक है कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप देखो, जैसे मान लो हम इस इंडिविजुअल की बात कर लें, तो इसका क्या है कि भाई ये आप कहते हो सर ये इस टीम का हिस्सा है, तो ये इंडिविजुअल अगर इस टीम का हिस्सा है तो ही विल बी रिपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर। एट द सेम टाइम ही विल हैव टू रिपोर्ट द हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि जो फंक्शनल मैनेजर होगा उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट से है और चूंकि वो उस टीम का हिस्सा है इसलिए उसको टीम लीडर को भी क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। तो ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाती है और यही प्रोजेक्ट मैनेजर आपका हॉरिजॉन्टल लिंक की तरह काम करता है और फंक्शनल मैनेजर आपका वर्टिकल लिंक की तरह काम करता है और मैट्रिक्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप डेवलप कर पाते हैं। ये दिखता है मैट्रिक्स की तरह, इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, रिलेशनशिप को मैट्रिक्स रिलेशनशिप आप कह सकते हो। शिवानंद बिल्कुल सही, यही है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, यही नेटवर्क रिलेशनशिप है हमारे को जो स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है ना। और फिर से देखेंगे, अभी तो हमें पढ़ना ही है, तो यही रिलेशनशिप है एंड प्रोबेबल है, ऐड हुआ है इस बार, है ना। तो अपन हमें पता है ना हम करते क्या है, इसको ट्रिपल स्टार कर देंगे और क्वेश्चन लगा देंगे। क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो तो ट्रिपल स्टार करना है और क्वेश्चन लगा देना है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप, 3 मेजर टाइप हैं बिटवीन द लेवल्स एंड ऑल्सो अमंग द सेम लेवल ऑफ बिजनेस। अब ये 3 लेवल ऑफ नेटवर्क, 3 टाइप ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप में पहला आ गया फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और तीसरा आ गया मैट्रिक्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल आपको क्लियर है ना रामलाल का। फंक्शनल एंड डिवीजन में क्या होता है, फंक्शन डिपार्टमेंट होते हैं या डिविजन्स होते हैं, एक डिवीजन के अंदर एक प्रोडक्ट डील होता है और उस डिवीजन का जो हेड है वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, सब हॉरिजॉन्टली रहेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम होगा, एक प्रोजेक्ट पे वो लोग ऑपरेट करेंगे। स्टार्टअप जैसी छोटी कंपनी के लिए ये क्या है, सूटेबल है। मैट्रिक्स में ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश होगा, एक सबऑर्डिनेट 2 सीनियर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा। दिस इज हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड वेरी सुटेबल इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इन द केस ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर हमारा है। तो ये 3 रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है, फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल एंड मैट्रिक्स। इसके कंटेंट को देखने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, तो मैं हालांकि इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना है इसको, है ना। इस टॉपिक में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है। आपके हाथ में बुक होगी, आपकी बुक से देखिए। पहला है फंक्शनल और डिविजनल। क्या कहता है ये देखो, इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, it is an independent relationship where each function or a division is run independently headed by the function or division head. हमने कहा each division, division 1, division 2 and so on is headed by a functional or divisional head. तो इस division का भी एक divisional head है, इस division का भी एक divisional head है ना। दोनों का क्या है, divisional head है, who is a business level manager reporting directly to the business head. अब इसके ऊपर क्या आ गया मेरा, business head, तो ये तो corporate level हो जाएगा और ये दोनों क्या करेंगे, business head को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा corporate level हो गया, ये मेरा business level हो गया। Who is a corporate level manager? Functions may be like finance, HR, marketing, etc. While division may depend on the product, like for toys manufacturer के लिए kid toys हो सकता है, teenager toys हो सकता है, इस तरह से different product के लिए वो divisions बना सकते हैं, right? तो idea is very simple। जब हम functional structure की बात करते हैं तो हम बोलेंगे divisional या functional में बोलेंगे कि भाई या तो function होगा या division होगा, function होगा तो functional head होगा, division होगा तो divisional head होगा। और ये functional एंड divisional head अपने superior business एक corporate level manager को क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और इन डिवीजन और इन फंक्शन अगर है तो फिर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे अभी हमने देखा था इंजीनियरिंग था, प्रोडक्शन था, HR था, अकाउंट्स होगा एंड सो ऑन। और इफ इट इज डिवीजन
तो डिवीजन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और उन डिवीजन्स को के लिए हर एक डिवीजन में एक डिविजनल हेड होगा जो उस पर्टिकुलर डिवीजन को मैनेज कर रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, सेकंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, इसमें तो कोई ऐसी हायरार्की हमारे को दिख नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे, ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉइज आर इन द सेम हायरार्किकल पोजीशन, सेम हायरार्किकल पोजीशन पे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन इज कंसीडर्ड एट द सेम लेवल। तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल है ये, तो एवरीवन इज कंसीडर्ड एट द सेम लेवल। दिस लीड टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क कल्चर एंड फोकस्ड मोर ऑन आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन। हमेशा याद रखना कि whenever we talk of the innovation or idea sharing, then this kind of structure will be highly beneficial. This type of relationship between level is more suitable for startups where the need to share ideas and speed is more desirable. क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत क्विकली आपको मार्केट से एडजस्ट करना पड़ता है। स्टार्टअप की बहुत सारी परेशानियां होती है इनिशियल डेज में, जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं करते यू विल हैव टू कीप लॉट ऑफ डिसीजंस वेरी क्विकली। अगर आप जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाओगे, इन दैट केस में आपका सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। एंड क्विक डिसीजन मेकिंग आप बहुत इलैबोरेटेड फॉर्मल स्ट्रक्चर में हो ही नहीं सकता। जितना ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, आप लाख कोशिश कर लो, रेड टेपेज्म तो आएगा ही आएगा, और जब रेड टेपेज्म आएगा या फिर आप कह सकते हैं डिले आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे? ओपननेस चाहिए, शेयरिंग ऑफ आइडियाज चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए, है ना? ये सब पॉसिबल है अगर हम सारे टॉप टू बॉटम, टॉप मैनेजमेंट से लेके स्टाफ लेवल तक को सबको एक ही लेवल पे रखा जाए और सब एज अ टीम ऑपरेट करें। सो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। आ जाओ मैट्रिक्स में। It features a grid-like structure of levels in an organization with teams formed with people from various departments that are built for temporary task-based project. It's a grid-like structure, तो grid ही तो बन रहा था। हमारे क्या बने पहले, डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, है ना? इसके लोगों को हमने क्या किया, इनके लोगों को उठा के हमने यूनिट में डाला और उसको अप्लाई कर दिया प्रोजेक्ट पे। फिर इन लोगों को उठा के हमने यूनिट में डाला और उसको अप्लाई कर दिया किस पे, प्रोजेक्ट पे। तो एंड टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट दीज आर। दिस रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट विद ईज वेयर इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज एवरी सिंगल टीम इंडिपेंडेंटली। इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर्स फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम। हर एक टीम के लिए एक से ज्यादा मैनेजर है। हमने क्या कहा, वन सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू सुपीरियर, दो सुपीरियर को आपको रिपोर्ट करना होता है, ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसका डिमेरिट है। जब आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होना है, इसका क्या है, डिमेरिट। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज कॉस्टली, नो डाउट, बट इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इफ दे आर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट एट अ टाइम, और अगर उनका एनवायरमेंट कैसा है, डायनामिक है। दिस इज योर 3 different types of relationship. I hope it is clear. बहुत easy है ना? बहुत easy है। बहुत easy नहीं है तो बहुत difficult भी नहीं है। तो ये था बालक हमारा chapter number 1. We are done with chapter number 1. ये था हमारा chapter number 1. So we are done with chapter number 1. ठीक है? देखो, today is Friday and today is 26. ठीक है? टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज 26। तो 28 को, 28 तारीख को जो दिन है वो है संडे, और संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती, तो देयर इज नो क्लास। नो क्लास मतलब वो है कौन सा दिन, आपका हॉलीडे का दिन है ना? तो अब हॉलीडे का प्लान होता है कैंसिल। ठीक है? आपके 28 तारीख का मतलब हुआ आज 26 तारीख है, तो आपके पास पूरा का पूरा 27 है, पूरा का पूरा 28 है। जिस टाइम में हमारा क्लास होता है 7:30 to 9, इसी टाइम में 28 तारीख को यू हैव टू अपीयर इन अ टेस्ट। इसी तारीख को आपका एक टेस्ट होगा एंड दैट टेस्ट विल बी एमसीक्यू टेस्ट। ये कैसा टेस्ट रहेगा? ये एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, जिस एमसीक्यू टेस्ट में मैं चैप्टर 1 का, एसएम के चैप्टर 1 का एमसीक्यू टेस्ट आपको दूंगा। फिक्स टाइम विंडो में टेस्ट अवेलेबल रहेगा। बाद में अपीयर करना चाहोगे नहीं हो पाएगा, पहले अपीयर करना चाहोगे नहीं हो पाएगा। इसी बीच में आपको अपीयर करके सबमिट करना होगा। इसके बाद पहले में आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, या आप टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो पाओगे, ना ही ये क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। राइट? तो क्या करना है, हम सबको अपीयर होना है 7:30 to 9 में। राइट?
किसके लिए? चैप्टर 1 के लिए, है ना। अब सबके लिए गिफ्ट है। जो बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा, जो बच्चा क्या करेगा? मैक्सिमम स्कोर करेगा, सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। क्या होगा वो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सबके लिए हो सकता है कोई चॉकलेट हो सकता है टॉफी हो, कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी एनीथिंग। हो सकता है आईफोन हो, है ना। सर इतने छोटे टेस्ट पे आप आईफोन तो दोगे नहीं, है ना। घुमाओ मत हमें, है ना, इतने होशियार तो हम हैं ही। राइट, तो आइडिया क्या है कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उस बच्चे को मेरी तरफ से चॉकलेट टॉफ़ी मिलेंगी। और 7:30 to 9 संडे को इसी टाइम में आपको क्या करना है? चैप्टर 1 के एमसीक्यू टेस्ट में अपियर करना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, रिवीजन कर लेना। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। नाउ वी विल गो टू चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 बात करता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। अब हम एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन। हम जानते हैं जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज ना करें हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो एनालिसिस इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल। दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये दोनों ही चैप्टर डेडिकेटेड है एनालिसिस को। जहां चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, इंटरनल एनालिसिस का मतलब हुआ इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। और इन दोनों एनालिसिस पे आधारित होकर चैप्टर 3 में हम SWOT एनालिसिस कर पाएंगे। और SWOT एनालिसिस खत्म होते ही आप शुरू में ही देखोगे, जैसे ही SWOT एनालिसिस खत्म होगा चैप्टर 3 से ही शुरू हो जाएगा, हम स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे। तो जब तक हम SWOT को कंप्लीट ना कर ले वी आर नॉट गोइंग टू टच द स्ट्रेटजी। क्योंकि हम जानते हैं कि SM वो प्रोसेस है विच स्टार्ट्स विद एनालिसिस। याद होगा SM के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है हमारा? एनालिसिस। एनालिसिस के बाद क्या होता है? फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के बाद क्या होगा जी? आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा? आपका कंट्रोल। दिस इज द आइडिया। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो किसका एनालिसिस? आप बोलोगे बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट? 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की बात कर रहे हैं। इंटरनल को एनालाइज करते हैं, वी गेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक्सटर्नल को एनालाइज करते हैं, वी गेट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एंड बेस्ड ऑन SWOT वी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रेटजी। इतना बेसिक हमने अभी तक समझा हुआ है, राइट। अब हम थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। नाम है चैप्टर का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में यू आर गोइंग टू कवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप किसको कवर करने जा रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख लो, फिर वही वाली बात है। देखो सबसे पहले क्या आ गया? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एक नज़र पढ़ लेना। उसके बाद हमारा क्या आ गया? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था इसी फैशन में मैंने आपके क्वेश्चंस को प्लेस किया है ना। इसी फैशन में मैंने आपके क्वेश्चन को प्लेस किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट a strategist must not ignore his her personal opinion while formulating the strategy। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता चलूंगा और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के आधार पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। देखो ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट a strategist must not ignore his her personal opinion while formulating the strategy। मतलब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब स्ट्रेटेजिस्ट स्ट्रेटजी बनाता है तो उसे अपने ओपिनियन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे निश्चित रूप से अपने ओपिनियन को कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब यही आया है आप सबके दिमाग में, दैट द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट।
द स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूट इनकरेक्ट। मतलब क्या हुआ, आप कहते हो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में पर्सनल ओपिनियन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पर्सनल ओपिनियन का मतलब क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन क्या करता है, सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई करता है। तो ये टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, किसी सिचुएशन को हम क्या करते हैं, ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पर्सनल ओपिनियन को हमने कंसीडर कर लिया तो हो सकता है हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो डिसीजन हमारी कंपनी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाए। तो ओवर सिंप्लीफाई करता है ये सिचुएशन को, दैट इज वाई इट मस्ट बी इग्नोर्ड। सो और हमने कहा था क्या, गट फील, क्या गट फील को कंसीडर कर सकते हैं, नो। स्ट्रैटेजी बनाने में क्रिएटिव मत बनो, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करेंगे, आप क्या बोलोगे, नो। पर्सनल ओपिनियन बायस्ड होता है, गट फील भी बायस्ड होता है, क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। दीज थिंग्स मस्ट बी अवॉइडेड, क्या बोलेंगे, मस्ट बी अवॉइडेड। इन सबको हमें क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन शुड ओनली बी डन, should only be done based on analysis। बताओ, फॉर्मुलेशन सिर्फ एनालिसिस के आधार पे किया जाना चाहिए, whether the statement is correct or incorrect। अगर गट फील, पर्सनल ओपिनियन, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ठीक है, तो फिर ये बताओ क्या फॉर्मुलेशन शुड ओनली बी डन बेस्ड ऑन एनालिसिस, क्या फॉर्मुलेशन सिर्फ एनालिसिस के आधार पे ही होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट क्या है, your answer would be this statement is what, correct। so analysis should only be done based on what, analysis। now अब जैसे ही analysis आया तो analysis का क्या मतलब होता है, बताओ मेरे को, what does it mean by analysis। क्या सीखा था आपने, आपने कहा था सर अगर हमारे सामने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर हमारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और आपको याद है मैंने कहा था ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम कब बनता है, जब किसी सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स हों। इफ देयर आर मेनी फैक्टर्स इन अ सिस्टम एंड दोज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, अगर वो सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हों और अगर वो सारे फैक्टर्स आपस में इंटर डिपेंडेंट हो, तो इफ देयर आर मेनी फैक्टर्स and those factors are interrelated and interdependent, then the environment become complex। और what complex system we are here referring to, आप कहते हो सर this complex system is nothing but your business environment, है कि नहीं है, आप कह रहे हो सर आप business environment को रेफर कर रहे हो, तो we have to analyze it। तो एनालिसिस में हमने क्या कहा था कि ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। आपने सबसे पहले क्या कहते हो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको कंपोनेंट्स में तोड़ दो। हमने कहा क्यों तोड़े, जबरदस्ती है क्या, आप कहते नहीं जबरदस्ती नहीं है, नहीं तोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगा, बोला सर ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब तो आप कहते बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दोस फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एक का असर दूसरे पे होता है ना। अभी मोदी जी चाय पिला रहे थे किसी को, जयपुर में आए हुए ना दूसरे देश के नायक, उनको क्या कर रहे थे, चाय पिला रहे थे। आपको क्या लग रहा है, यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे, उनको भी दिखा रहे थे। तो हम जानते हैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। क्या होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। और एक ही जगह इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके पहले भी बता चुका हूँ, राइट। सो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इसको आप पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, उसके बाद क्या कहते हो, स्टडी these components। अब इन कंपोनेंट्स को स्टडी करो एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और उनके इंटर रिलेशनशिप को समझो, देन यू विल बी एबल टू कंक्लूड अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फिर जाके आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड यू विल बी एबल टू प्लान अकॉर्डिंगली। सो आपने कहा एनालिसिस इज मस्ट। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे आप बिजनेस एनवायरनमेंट कह रहे हो, दिस बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स and only then you will be able to understand। तभी आप क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। और आपको हर एक कंपोनेंट को स्टडी करना होगा
कंपोनेंट के इंटर रिलेशनशिप को भी समझना होगा, तभी आप इस एनवायरनमेंट को समझ पाओगे और इस एनवायरनमेंट में सही तरह से ऑपरेट कर पाओगे। अगर आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ ही ना पाओ, you won't be able to operate. So analysis is essential. Only then you will be able to formulate your strategy, formulate your plan of action. ठीक है, तो ब्रेक करने की बात आ गई कंपोनेंट में। तो एक बात बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नोट है। बिजनेस को क्या मैं इस तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं? मैंने कहा जी बिजनेस जो होता है प्राइमरीली मैं दो तरह से क्लासिफाई करता हूं। एक हो गया डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हुआ जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही ऑपरेट कर रहा हो। तो अगर मैं इंडिया लेता हूं एज अ कंट्री, ये इंडिया का मैप नहीं है, ये मत बोल देना सर ने कैसा इंडिया का मैप बना दिया। मैं बेहतरीन मैप बना सकता हूं इंडिया का, स्टेट वाइज एंड एकदम क्लियर बॉर्डर के साथ, है ना। आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन दैट, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैप नहीं बनाएंगे हम। इसको हम समझ लेते हैं ये इंडिया है। तो विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया यू आर ऑपरेटिंग, देन यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी, यस और नो। तो आप डोमेस्टिक बाउंड्री में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप डोमेस्टिक कंट्री हो गए, डोमेस्टिक कंपनी हो गए। अब जरा सोचो कि अगर ये जो डोमेस्टिक कंपनी है इस पे कौन से फैक्टर्स डोमिनेंट होंगे या कौन से फैक्टर इसके लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है, इंडिया में जो हो रहा है या जो इंडिया के बाहर हो रहा है। आप क्या बोलोगे सर, इन जनरल अगर ये इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इंडिया के जो फैक्टर्स होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स उनके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। कुछ ही फैक्टर ग्लोबल फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो उनको क्या करे, इम्पैक्ट करे, है ना। लेकिन अगर कोई ग्लोबल बिजनेस है, अगर कोई ग्लोबल बिजनेस है, हमने कहा सर अगर मैं टाटा मोटर्स की बात कर लूं, अगर मैंने टाटा मोटर्स की बात करी तो टाटा मोटर्स यूरोप में भी है ना, टाटा मोटर्स यूरोप में भी है, टाटा मोटर्स अफ्रीका में भी है, टाटा मोटर्स इंडिया में तो है ही है, और ऐसे करके कई सारे कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में टाटा मोटर्स ऑपरेट कर रहा है। तो दैट्स अ व्हाट, दैट्स अ ग्लोबल बिजनेस। तो क्या इनका कंसिडरेशन सिर्फ इंडिया ही रहेगा कि या इंडिया के बाहर भी इनका कंसिडरेशन होगा? तो आप क्या बोलोगे कि टाटा मोटर इंडिया को तो कंसीडर करेगा ही करेगा बिकॉज दे आर हियर इन इंडिया, और साथ ही साथ पूरे ग्लोबल फैक्टर्स को इन्हें कंसीडर करना होगा बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन द मल्टीपल कंट्रीज। तो मल्टीपल कंट्रीज के एस्पेक्ट को इन्हें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, यस और नो, करना होगा ना। तो आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन में ग्लोबल एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप अभी इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे थे ना, अब आपको कुछ फील हो रहा है, अब क्या बोल रहे हो सर ये तो महा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना। तो अभी तो हम डोमेस्टिक पे थे, डोमेस्टिक से किस पे चले गए, ग्लोबल पे चले गए। तो अगर एक ग्लोबल बिजनेस को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, या एक बिजनेस को हम कंसीडर कर लेते हैं, तो जरा देखो हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड into two parts or components, that is internal environment and external environment. Internal environment and external environment, बताओ is it correct or incorrect? क्या ये सही है या गलत है? Business environment can be divided into two parts or two components, internal environment and external environment. आपके आंसर का भी मैं वेट नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता देता हूं ये तो करेक्ट है। दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक कंपनी के अंदर की बातें और एक कंपनी के बाहर की बातें, है ना। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, कंपनी के अंदर की बातें, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, कंपनी के बाहर की बातें। तो दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक जो कंपनी के अंदर की बातें हैं और एक जो कंपनी के बाहर की बातें हैं, ठीक है। दो पार्ट में हमने इसको बांट दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका जवाब देना संभल के। इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। बताओ क्या होगा आंसर, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? इंटरनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, जिसका इंपैक्ट क्या हो, छोटा हो, उसको आप क्या कह रहे हो, माइक्रो कह रहे हो।
तो आपने क्या कहा, गलत है ये, बिल्कुल सही जवाब बोला, बिल्कुल गलत है ये, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो अगर ये इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, तो ये क्यों इनकरेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप कहते हैं कि सर इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होता। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जहां हम कंपनी के रिसोर्सेज की, कंपनी के कोर कॉम्पिटेंस की, कंपनी के डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ की, कंपनी के परफॉर्मेंस की, इनको एनालाइज करते हैं, तो वो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है। दूसरी ओर है हमारा वो सारा फैक्टर जो बिजनेस के बाहर है, तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। बट अब होता क्या है कि देखो क्या हुआ, मान लो सोसाइटी का किसी तरह का प्रॉब्लम है, सोसाइटी में किसी तरह का डिमांड है, किसी तरह का प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में किसी तरह का प्रॉब्लम, बिकॉज सोसाइटी के मेंबर्स ही क्या बनते हैं, हमारे कस्टमर्स बनते हैं, एंड सोसाइटी ही हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझना, सोसाइटी ही क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड सोसाइटी में ही हमारे कस्टमर्स हैं। तो भाई ये तो हमारे स्टेक होल्डर हो गए ना किसी भी बिजनेस के, रिसोर्सेज एंड कस्टमर्स। अब जरा गौर करो कि अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर की किसी तरह की प्रॉब्लम है, राइट, कोई प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वी हैव एन आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड व्हाट, वी हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या क्रिएट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। और आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन कितने रिसोर्सेज से मिलकर बना होता है, तो आपने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना होता है मैन से, मनी से, मशीन एक्सेट्रा, दीज आर आर रिसोर्सेज, याद है, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट इस कस्टमर के प्रॉब्लम को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, इनपुट या रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल किससे लेगा, तो आप कहते हैं देयर इज अनदर मार्केट जो होता है सप्लायर्स मार्केट। अब ये सप्लायर क्या करते हैं, बेसिकली इन सप्लायर्स ने क्या किया, सोसाइटी से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद लिया किससे, या रिसोर्सेज को लिया किससे, सोसाइटी से, और बदले में सोसाइटी को पेमेंट कर दिया, और ये रिसोर्सेज ये बेचते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका रिसोर्स मिल गया, इनपुट मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सप्लायर को पेमेंट कर दिया। तो अब ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लायर का इंटरेक्शन कैसा होगा, जरा बताओ मुझे। आप बोलोगे ना सर ये इंटरेक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और इन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली सप्लायर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, नो डाउट करेगा। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर्स के साथ भी बड़ा क्विक इंटरेक्शन होगा। कस्टमर के लिए वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो डेली इंटरेक्शन होगा उनका कस्टमर के साथ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट करेगा क्या, ये प्रोडक्ट ये कस्टमर को पहुंचाएगा। तो बीच में आ जाते हैं इंटरमीडियरीज मार्केट, जिसमें आते हैं आपके डीलर, सप्लायर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ हमारे पास एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं इंटरमीडियरीज मार्केट। ये कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को हम बेच देंगे कस्टमर को। इन्होंने क्या किया, कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा, बदले में कंपनी को पे कर दिया, और वही प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, और कस्टमर से क्या कर लिया, पेमेंट ले लिया। तो इनका जो इंटरमीडियरीज हैं ये भी कमीशन पे काम कर रहे हैं, सप्लायर भी किस पे काम कर रहे हैं, कमीशन पे काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो अब जरा देखो कि एक तो मुद्दा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें, ये तो मेरा हो गया इंटरनल, और उसके बाद देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फैक्टर के साथ इमीडिएट बेसिस पे इंटरेक्शन है, इमीडिएट बेसिस पे इंटरेक्शन है, डेली इंटरेक्शन है, डेली ऑपरेशन में ये इंटरेक्शन दिखेगा। कंपनी का अपने कस्टमर के साथ, कंपनी का अपने सप्लायर के साथ, कंपनी का अपने डीलर के साथ, ये इंटरेक्शन आपको रेगुलर बेसिस पे दिखेगा। तो ये इमीडिएट फैक्टर है। तो एक्सटर्नल को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में, और ये चूंकि इमीडिएट फैक्टर्स हैं तो इसको नाम दिया गया माइक्रो। क्या बन गया ये, माइक्रो एनवायरनमेंट। और माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं कौन से फैक्टर्स, आप बोलोगे सर इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का इमीडिएट तुरंत बाद जो है। लेकिन अब देखो ये इस साइकिल में कहीं भी अगर डिसरप्शन हुआ, कहीं भी आप ब्लॉकेज लगाओ तो क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। कहीं भी होर्डिंग हो जाए,
इंटरमीडियरी ने क्या किया, प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया। अगर इंटरमीडियरी ने प्रोडक्ट को ब्लॉक किया तो डिमांड हाई है, सप्लाई ब्लॉक है, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ गया तो इंटरमीडियरी ने फिर से प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। तो गवर्नमेंट कहता है तू बड़ा होशियार, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बीच में आया कौन, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इसको पूरी तरह से क्या करूंगा, रेगुलेट करूंगा। तो गवर्नमेंट सब पे नजर होती है उनकी। गवर्नमेंट सोसाइटी को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में क्या लेते हैं, उनसे टैक्स लेती हैं। गवर्नमेंट सप्लायर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में क्या कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सेम हैपन इन द केस ऑफ व्हाट, बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है सबको सर्विस देना और बदले में क्या लेना, सबसे टैक्स लेना। और इस पूरी इकोनॉमी को कौन क्या कर रहा होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा होता है। तो अब लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट का डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता है आपका किसी भी बिजनेस का? आप बोलोगे नहीं सर, एक बार कानून बना दिया उन्होंने, हमें कानून फॉलो करना है, साल में हमें रिपोर्ट करते रहना है। क्वार्टरली रिपोर्ट का है तो हमें रिपोर्ट करते रहना है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप रिपोर्टिंग द गवर्नमेंट, दैट्स इट। इससे ज्यादा इंटरेक्शन डेली बेसिस पे आप थोड़ी जगह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के साथ बैठ के मीटिंग करते हो, डेली इंटरेक्शन नहीं होता। ये ब्रॉडर फोर्सेस है। ऐसे कई सारे ब्रॉडर फोर्सेस हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, तो लाइकवाइज इकोनॉमी हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इनको हम ब्रॉडर फोर्सेस कहते हैं, जिनका बिजनेस का डे टू डे में इंटरेक्शन नहीं होता, बट ये फोर्सेस बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। उसके लिए बनाया गया दूसरा कैटेगरी, और उसको हमने कह दिया मैक्रो। मैक्रो क्यों कहा, बिकॉज दीज इन्वॉल्व्स व्हाट, ब्रॉडर फोर्सेस। ये इन्वॉल्व करता है किसको, ब्रॉडर फोर्सेस को। तो हमारे पास क्या आ गया, माइक्रो आ गया, इमीडिएट, और उसके बाद एक आया ब्रॉडर फोर्सेस। तो ये हो गया आपका, दोनों मिलके बनता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज टू पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हैज टू पार्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जरा देखो, अगर हम इसी इन्फ्लुएंस को शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं, सोचिए। ये हो गया मेरा बिजनेस सेंटर में, ये आ गया क्या, मेरा बिजनेस। तो हमारा फाइनेंस कैसा है, मतलब हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, राइट, हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे क्या वीकनेसेस हैं, हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है, हमारे किस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, एंड सो ऑन। दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल टू अस। ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे पास हमारे इमीडिएट फोर्सेस, इमीडिएट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमीडिएट एनवायरमेंट। और उस इमीडिएट एनवायरमेंट को हमने क्या कह दिया, माइक्रो। तो अब आ गया मेरा क्या, माइक्रो। माइक्रो है एक्सटर्नल, बिजनेस से बाहर की बात है, लेकिन ये सर्कल हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है मेरा, ये इमीडिएट एनवायरमेंट है। अब इमीडिएट के बाद आगे ब्रॉडर फोर्सेस। ब्रॉडर फोर्सेस में क्या आ गया मेरा, मैक्रो। ये हो गया मैक्रो एनवायरमेंट। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो में क्या क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, माइक्रो में, अगर माइक्रो की बात करो तो माइक्रो में हो गए आपके कस्टमर्स, आप इनको रख लो। माइक्रो में आ गए आपका डिस्ट्रीब्यूशन, या आपके डीलर्स बोल दूं इसको मैं। माइक्रो में आ गए आपके कौन, सप्लायर्स। डीलर्स को हम क्या कह सकते हैं, इंटरमीडियरीज कह सकते हैं। ये सब माइक्रो के पार्ट होंगे, दीज आर व्हाट, माइक्रो। जब मैक्रो में जाते हैं तो फिर हम बोलेंगे PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। ये सब क्या हो गए मेरे, ये ब्रॉडर फोर्सेस हो गए। और फिर ये तो डोमेस्टिक की बात हो गई। और आप जानते हैं इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेरा ग्लोबल फैक्टर। तो क्या हो गया यहां मेरा, ग्लोबल एनवायरनमेंट। क्या बोल दोगे अब आएगा सर ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी हमारे पास क्या होगा, PSTEL या TLE, जैसे भी लिखना चाहो आप इसको। तो ये क्या हो गया मेरा, ग्लोबल एनवायरनमेंट का पेस्टल। दिस इज हाउ वी विल सी आवर एनवायरनमेंट। तो आप एक बात तो समझ रहे हो कि आपको माइक्रो भी पढ़ना है, आपको मैक्रो भी पढ़ना है, आपको ग्लोबल भी पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ोगे ना तीनों को, तीनों एक्सटर्नल है। और ये चैप्टर है कैसा, ये एक्सटर्नल एनालिसिस है। थर्ड चैप्टर क्या है, इंटरनल एनालिसिस है। तो फर्स्ट चैप्टर चूंकि, सेकंड चैप्टर चूंकि एक्सटर्नल एनालिसिस है, इसका मतलब हम तीनों को एनालाइज करेंगे। हम माइक्रो को भी पढ़ेंगे, मैक्रो को भी पढ़ेंगे, और किसको पढ़ेंगे, ग्लोबल फैक्टर को भी पढ़ेंगे। ये है आपका सिलेबस चैप्टर 2 का, है ना। और ये जो बिजनेस के अंदर की बातें हैं ना, ये होगा चैप्टर 3 में, जहां हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे किसका, इंटरनल फैक्टर्स का। बात आ रही है समझ में, इस तरह का डिवीजन क्यों हुआ, राइट। और हम क्या करते हैं यहां, आगे बढ़ो देखो।
strategy formulation is not a task in which manager can get by. strategic analysis का introduction है ये, देखना. strategy formulation is not a task in which managers can get by with intuition, opinions, instincts and creative thinking. इसकी कोई जगह strategy formulation में नहीं है. It's not a task what can be done based on instinct. आप कहते तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कर देंगे तो हम नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे. एंड स्ट्रेटजिस्ट क्या बोलेगा, मुंह धो के आओ, बकवास कर रहे हो तुम, नींद में हो. इंस्टिंक्ट की कोई जगह नहीं. एवरी डिसीजन इज फैक्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, डेटा बेस्ड. और डेटा कहाँ से मिलता है, एनालिसिस से. जजमेंट्स अबाउट व्हाट स्ट्रेटजीज टू परस्यू नीड टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एनालिसिस. जजमेंट अबाउट व्हाट स्ट्रेटजीज टू परस्यू, किस स्ट्रेटजी को परस्यू करना है, इसका जो जजमेंट होगा that will flow directly from the analysis of firm's external environment and its internal resources and capabilities, means the environment of the firm. Because we know that in environment there are two components, internal and external. We will have to analyze both internal and external environment, and judgment that what a strategy we are going to pursue is solely based on analysis. It will never be influenced by the instinct and personal opinion and judgment. Environmental scanning is a natural and continuous activity for every business, and some do it on an informal basis while others have a formal structure to collect meaningful information. बहुत सारी कंपनी जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, क्योंकि याद करो आपने कहा था आप इसके डिमेरिट्स को जानते हो, कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है, याद है ना. तो इंफॉर्मेशन सभी कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस सभी करते हैं, कुछ इनफॉर्मल बेसिस पे करते हैं, कुछ बड़ी कंपनी जिनके पास बजट होता है उनके पास फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इस काम के लिए. अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग and it forces to think about the rivals and aids in the evaluation of business plan to stay ahead of the competition. है ना, ये बहुत सारी बातें हैं, 2-3 लाइन ऊपर का याद रखिएगा, बस काफी है. Two most important situational considerations in strategic analysis are, क्या क्या हो गया, एक तो हो गया इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. जब आपने इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करी, इसका मतलब हियर यू विल बी स्टडीइंग द इंडस्ट्री एंड द कॉम्पिटिटिव कंडीशन इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव कंडीशन को स्टडी करते हैं, और फिर इंटरनल पे आ जाते हो आप, कंपनी के अपने कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इनको स्टडी करते हो. तो ये वाला स्टडी कैसा हो गया मेरा, एक्सटर्नल, और ये वाला स्टडी कैसा हो गया, इंटरनल. सिचुएशनल कंसिडरेशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल को. कितने सिचुएशनल कंसिडरेशंस है, या 2 सिचुएशनल कंसिडरेशंस. वन इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को एनालाइज करना, और दूसरा हम ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करना. हालांकि मैं आपको बताऊं, इस सिचुएशनल कंसिडरेशन पॉइंट का यहाँ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, उन्होंने ब्रेक कर दिया उसको, बट मेंशन्ड है तो ध्यान में रखिएगा. तो क्या कहा हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस क्या देता है हमें, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. इंटरनल क्या देता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट. और इसी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड स्ट्रेंथ, वीकनेस के आधार पे भी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रेटजी. ठीक है, सीक्वेंस को भी ध्यान में रखिएगा. द एनालिटिकल सीक्वेंस इज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल टू एंड इंटरनल इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव और स्ट्रेटजी टू द फाइनल चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी. मतलब पहले एक्सटर्नल को एनालाइज किया, फिर इंटरनल को एनालाइज किया, इसके आधार पे क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किया स्ट्रेटजी का, और ऑल्टरनेटिव्स में से हमने फाइनल स्ट्रेटजी को चूज कर लिया. द स्ट्रेटजिक एनालिसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना. ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड इट इज नॉट विदाउट लिमिटेशंस. एवरी कंसेप्ट हैज सम लिमिटेशंस. तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस का भी क्या है, लिमिटेशंस है. मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस, इसको डबल स्टार कर लेना, ये पहले कभी नहीं था. ठीक है, मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस. आपको पता है एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है. मान लो यू हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ. ठीक है, जब हम एनालिसिस करते हैं, अब जरा 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 सोचो इस बात को. मान लो जब आपने एनालाइज किया मार्केट को, तो यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी. लेट्स से यू गेट अपॉर्चुनिटी नंबर 1, अपॉर्चुनिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी नंबर 3. 3 अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में दिखाई दी. और जब आपने इंटरनल एनालाइज किया तो आपको स्ट्रेंथ्स भी आपको दिख रही हैं. तो हमने कहा 3 स्ट्रेंथ आपको दिखा रही हैं, स्ट्रेंथ नंबर 2, स्ट्रेंथ नंबर 1, 2 एंड 3. नाउ अब क्या हो सकता है कि आप
स्ट्रेंथ नंबर 1 के मदद से अपॉर्चुनिटी नंबर 1 को रियलाइज कर सकते हो, यानी कि आप स्ट्रेंथ 1 को अप्लाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटी 1 पे। लाइकवाइज आप स्ट्रेंथ 2 को अप्लाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटी 2 पे। मान लो इस तरह का सिनेरियो अगर मिलता है तो, और आप स्ट्रेंथ 3 को अप्लाई कर सकते हो S32O3। तो अब आपने क्या किया, आप कहते हो सर मेरे पास ये एक एसओ स्ट्रैटेजी बन रही है जहां मेरा एक स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से मैं अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर सकता हूं, यहां भी है हमारे पास, यहां भी है। तो कितने ऑप्शंस हो गए? 3 ऑप्शंस हो गए। बस एनालिसिस का काम यहां खत्म हो जाता है, दैट्स इट। एनालिसिस आपको ये 3 ऑप्शन बता देगा, बट ये नहीं बताएगा कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। यहां आपको क्या करना होगा, यहां आपका मैनेजरियल स्किल काम आएगा, यहां अदर एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस गिव्स यू ऑप्शंस बट इट नेवर सेज व्हिच वन टू पिक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल होगा आपके लिए, ये आपको एनालिसिस नहीं बताएगा। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शंस बट डज नॉट टेल व्हिच वन टू पिक, राइट। ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो, कंफ्यूजिंग हो, ओवरलैपिंग हो, क्या हो, कंफ्यूजिंग हो, ओवरलैपिंग हो, और डिफिकल्टी आए आपको ऑप्शन को चूज करने में, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शंस बट डज नॉट टेल व्हिच वन टू पिक। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एट टाइम्स। शुरू में ही हमने कहा था एनालिसिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ऐसे फॉर्म जिनके पास बजट नहीं है उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और आप याद करो हमने कहा था एनालिसिस में आपका डेली ऑपरेशन भी हैम्पर होगा, आपका डेली ऑपरेशन हैम्पर होगा, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हर्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग एंड स्ट्रेन अदर एफिशिएंट इनोवेशन सच एज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इन सब पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी कमिटिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। तो 2 लिमिटेशन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में याद रखना है। पहला, एनालिसिस हमें ऑप्शन तो देता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, बट ये नहीं बताता है कि इसमें से किस ऑप्शन को हमें चूज करना चाहिए। नंबर 2, एनालिसिस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम जाता है, तो हमारा रिसोर्स कमिट होगा, हमारे स्टाफ इंगेज होंगे। जब हमारे स्टाफ इंगेज होंगे तो हमारा डेली ऑपरेशन भी हैम्पर हो सकता है, राइट। दीज आर योर व्हाट, लिमिटेशंस। Now, what are the issues to consider for strategic analysis? ये हमेशा से है, ठीक है, क्वेश्चन लगा देना, वैसे भी स्टार मार्क नहीं लगाना। इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, देयर आर 3 इश्यूज, 3 इश्यूज है। पहला है स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा है इशू बैलेंस का, और तीसरा है रिस्क का। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो यानी कि पहला इशू आ गया टाइम का, सेकेंड इशू होता है बैलेंस, एंड थर्ड इशू होता है रिस्क। क्या बोलोगे, टाइम, बैलेंस एंड रिस्क, या बैलेंस रिस्क टाइम बोल दो, इसको BRT कोड कर देना है, इसको स्ट्रेट अवे याद रखना, प्योर थियरी है, कहीं इसका हम यूज भी नहीं करेंगे। पहले वाला आप पहले भी सुन चुके हो, स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम। याद आया कुछ, आपने क्या ये मुझसे सुना हुआ है? अच्छा, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, है ना? आपको याद होगा, मुझे फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, वही हमने इसको डिस्कशन किया था। आपको याद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको पक्का याद होगा। जो आपका प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था? वो यही कहता था ना कि जब आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया, राइट, आप कोई किसी भी स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं, तो जो पास्ट के जो एस्पेक्ट हैं वो भी, उनका भी असर होता है इस स्ट्रैटेजी पे। तो जब आपने किसी स्ट्रैटेजी को एनालिसिस के बाद फॉर्मुलेट किया तो ये आपका प्रोएक्टिव होता है, लेकिन क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी जो होता है क्या वो प्रोएक्टिव ही रहता है? नहीं ना। आप क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कुछ बदलता है। हो सकता है एनवायरमेंट में बहुत तरह के चेंजेस आ जाए, हो सकता है हमें न्यू लर्निंग मिले, हो सकता है हमारे रिसोर्सेज में चेंज आ जाए। तो हमें क्या करना रहता है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली अपडेट करना होता है, और अपडेट करने के लिए वी ब्रिंग इन द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो आप यही सीखा था आपने कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज नॉट एक्चुअली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, वो तो इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ चेंजेस बीन डन इन द स्ट्रैटेजी। यानी कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड फॉर कंटिन्यूअस बेसिस यू विल हैव टू डू द स्ट्रैटेजिक एनालिसिस टू कीप वॉच एंड इनकॉर्पोरेट व्हाटएवर चेंजेस आर हैपनिंग।
Each strategic decision must balance the different factors that impact and constrain the strategy. A key element of strategic analysis is the probable outcome of everyday decisions. A current strategy is the result of several little choices taken over a protracted period of time. This is my proactive. तो जो करंट स्ट्रैटेजी है दैट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना. तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम को अभी मान लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव हो जाएगा. और हम जानते हैं कि सेम थिंग विल हैपन इन फ्यूचर एज वेल. Same thing will happen in future as well, and lot of changes will happen automatically. A strategy is influenced by experience, but it has to be updated when the results become clear. It therefore evolves with the time. So we have to update our strategy on continuous basis. Strategy को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है on continuous basis with changes, and accordingly we say that it evolves with time. It evolves over a period of time. तो ये तो इश्यू हो गया ना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए, बिकॉज यू विल हैव टू मेक चेंजेस, यू हैव टू डू कंटिन्यूअस एनालिसिस, यू विल हैव टू योर स्कैन योर एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में. आपके रिसोर्सेज चेंज होंगे, आपकी कैपेबिलिटीज चेंज होंगी तो भी स्ट्रैटेजी में फर्क पड़ेगा, एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे तो भी स्ट्रैटेजी में फर्क पड़ेगा, और स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एन इशू. बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, ये तो क्रिएट करना ही होगा हमें. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस नेसेसिटेट creating a reasonable balance between many and conflicting challenges because a perfect fit between them is unlikely. Now why we are saying reasonable balance? परफेक्ट फिट हो सकता है क्या? परफेक्ट तो कुछ नहीं होता. जहां भी हम बात करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस की ही बात करते हैं. देखा है आपने, हमेशा हम जानते हैं 100% तो कुछ होता नहीं. तो किसी भी तरह का एश्योरेंस हो, किसी भी तरह का बैलेंस हो, तो उसको क्या कहें, रीजनेबल कहें, वही अच्छा है. एक रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल में. एक रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए हमारे बिजनेस में और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, राइट. परफेक्ट फिट बिटवीन देम इज अनलाइकली. परफेक्ट फिट नहीं होता, बट देयर शुड बी अ रीजनेबल बैलेंस. मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्टेंट व्हाइल टेकिंग अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. There are factors driving a decision, such as entering new market. Concurrently, there exist constraints that limit the options, such as presence of a large opponent. Right? So what we say is कि हमारे पास opportunities होती हैं तो साथ ही साथ क्या होते हैं, constraints भी होते हैं. अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो साथ ही साथ क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं. किसी भी सेक्टर में आप देखोगे, इफ यू फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज तो साथ ही साथ क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट भी होते हैं जो आपको लिमिट करते हैं. While some of these aspects are under control, there will be other way beyond the existing capabilities. तो हम कहते हैं कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं जिसको हम मैनेज कर ले. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. तो इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, माइक्रो पे हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है, और मैक्रो पे हमारा नहीं होता है कंट्रोल कुछ भी. मैक्रो को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. मैक्रो को एग्रेसिव कंपनीज थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बट मैक्रो हर एक बिजनेस के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है. तो यू हैव टू क्रिएट एक्सटर्नल एंड बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. एंड जैसा कि हम जानते हैं एक्सटर्नल इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, तो क्रिएटिंग अ परफेक्ट मैच इज नॉट पॉसिबल. बट एक रीजनेबल बैलेंस हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा. जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात करते हैं, तो हम कहेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं वो जो सपोर्ट कर रही होती हैं हमारे डिसीजन को. एट द सेम टाइम दे आर लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑल्सो, जो कॉन्स्टेंट क्या करती है, लिमिट कर देती है हमारे ऑप्शन को, हमारी चॉइसेस को. तो इन सब में एक वर्केबल बैलेंस होना चाहिए. दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट. एंड थर्ड वन इज द रिस्क. Competitive markets, liberalization, globalization, boom, recession, technological advancement, inter-country relationship all affect business and pose risk. Risk किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आपने कहा इंटर कंट्री रिलेशनशिप, दो कंट्री के बीच का रिलेशनशिप क्या है. आप चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इंडिया का और चाइना का रिलेशन खराब हो जाता है, मान लो वॉर छिड़ जाती है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस वहीं ठप पड़ जाएगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू चेंज आए तो क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा. रिसेशन किसी के लिए फायदा होता है, किसी के लिए नुकसान. बूम किसी के लिए फायदा होता है, किसी के लिए नुकसान. ग्लोबलाइजेशन का भी सेम कहानी है, लिबरलाइजेशन का भी सेम कहानी है. ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन इम्पोज रिस्क at varying degrees. An important aspect of analysis is to identify potential imbalances or risk and assess their consequences. We need to understand the imbalances and risk as well, है ना. और रिस्क ही क्या है, इम्बैलेंस है. रिस्क कब होता है, रिस्क तब होता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या रहे, बैलेंस ना रहे. तो एक्सटर्नल चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई. इंटरनल क्या रह गया, सेम रह गया. तो क्या क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. तो जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यही टेक्नोलॉजी क्या बन जाएगा, रिस्क.
आपने क्या कहा, इंटर कंट्री रिलेशनशिप। इंटर कंट्री रिलेशनशिप पहले अच्छा था, अब चेंज हो गया, चेंज हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और जैसे ही इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आप तो वैसे ही रह गए, आप में और एनवायरनमेंट में क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और यही चेंज आपके लिए क्या बन जाएगा, रिस्क बन जाएगा। तो व्हेन वी से रिस्क, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल इम्बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एक्सटर्नल और इंटरनल में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और वही इम्बैलेंस हमारे लिए रिस्क की तरह काम करना शुरू कर देता है। व्हाट वी हैव टू डू, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने इसी बात को इसीलिए एम्फसाइज किया था, वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑलवेज बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल। सो रिस्क की अगर हम बात करें तो ये कई सारे फैक्टर से आ सकते हैं। जरा इसको देखो, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क में भी एक्सटर्नल में भी इंटरनल, है ना, दोनों से आ सकता है, और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। देखो जरा शॉर्ट टाइम में एक्सटर्नल में क्या होगा, हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी किया और इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी, हमने एक्सटर्नल को स्टडी किया, इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी, हमारा स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप लोगों को बताया था ना मैंने केलॉग्स की कहानी, केलॉग्स ने इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स लॉन्च किया, केलॉग्स ने इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स लॉन्च किया, और ये कॉर्नफ्लेक्स क्या था, पूरी दुनिया में ये धूम मचा चुके थे, जहां भी लॉन्च करते थे लोग हाथों हाथ इसको लेते थे। इन्होंने कहा क्यों नहीं इंडिया में भी बेचा जाए, इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया, और कैसे लॉन्च किया अलग, इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया एज अ ब्रेकफास्ट। बोला ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट ही होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स मील तो होता नहीं है। इन्होंने कहा ब्रेकफास्ट की तरह लॉन्च करो और देखो कैसे बिकता है, एकदम धमाकेदार तरीके से बिकेगा। और लॉन्च करने के बाद ये एक जबरदस्त फेलियर था, शानदार फेलियर जिसको आप कह सकते हो। किसी ने भी कॉर्नफ्लेक्स को नहीं खरीदा, स्टोर में पड़ा पड़ा सड़ रहा था। अब केलॉग्स वाले को समझ में ना आए हुआ क्या, है ना, इनकी तो बत्ती गुल, है ना। अब इनकी बत्ती गुल, इनको ये समझ में नहीं आ रही थी बात, आखिर दिक्कत क्या है। जहां भी हमने लॉन्च किया लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, इंडिया में लोग इसे क्यों नहीं प्रेफर कर रहे। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है समझने में हमें इंडियन एनवायरनमेंट को, एंड दे स्टार्टेड एनालिसिस अगेन। जब उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया, जब उन्होंने सर्वे वगैरह किया, फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो पता है आपको इस प्रोडक्ट को किसने नहीं चलने दिया, पता है आपको इस प्रोडक्ट को किसने नहीं चलने दिया। इस प्रोडक्ट को जो सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा था वो आ रहा था पराठा प्लस दही का कॉम्बिनेशन। ये तो वैसे ही खतरनाक है, पराठा और दही मिल जाए तो उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं चाहिए। तो इन्होंने ये देखा कि इंडियन कल्चर में सुबह में हैवी डाइट लेना पसंद करते हैं लोग, घर से निकलने से पहले अच्छा खासा खा लो, पता नहीं दिन में ऐसा ही होता है ना, सुबह घर से निकलते वक्त क्या कहा जाता है कि खा लो, पता नहीं खाना नसीब हो या ना हो पूरे दिन। तो हैवी डाइट लेते थे लोग, पराठा और दही पसंद करते थे, और इस पराठा और दही ने क्या किया, कॉर्नफ्लेक्स जैसी कंपनी के, केलॉग्स जैसी कंपनी के स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया। इंटरप्रिटेशन में उनसे गलती हो गई, एनवायरनमेंट को समझने में गलती हुई, तो क्या हुआ, फेलियर आया, स्ट्रैटेजिक फेलियर आया। तो फिर इन्हें एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और इन्होंने फिर इसको क्या किया, प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया। क्या किया, रीलॉन्च किया एज अ रिसेस मील। कैसे रीलॉन्च किया, एज अ रिसेस मील लॉन्च किया कि रिसेस के टाइम में तो हल्का खाओगे, सुबह में पराठे खा के जाना है तो रिसेस के टाइम में ही हल्का खा लो, है ना। और फिर लोगों ने रिसेस टाइम में एज अ रिसेस मील ग्रेजुअली धीरे धीरे ये एक्सेप्ट हुआ, और जब ये एक्सेप्ट हुआ तो फिर इसकी रीपोजिशनिंग कर दी गई एज अ व्हाट, ब्रेकफास्ट। हाँ, पीछे नहीं हटे ये, पहले बोले पहले मार्केट में तो घुसो, बाद में इसको रीपोजिशन कर लेंगे। उन्होंने इसको क्या किया, रीपोजिशनिंग कर लिया एज अ ब्रेकफास्ट। आज के डेट में तो वो ऐड करते हैं कि खाने में भी खाओ, है ना, तो वो उसको मेन कोर्स की तरह भी बात करते हैं इसके बारे में। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इंटरप्रिटेशन में अगर गलती होती है, इन दैट केस दैट विल लीड टू द स्ट्रैटेजिक फेलियर, राइट। अगर यही लॉन्ग टर्म का हो गया, एक तो वह इंटरप्रिटेशन में गलती हुई, स्ट्रैटेजिक फेलियर हो गया मेरा, मैंने एडजस्ट किया, शॉर्ट टर्म में मैं अपना काम निकाल के चलता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, राइट। तो ये शॉर्ट टाइम का हमारे को इंपैक्ट दिखा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए, अगर एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए, मतलब मान लो आप जिस टेक्नोलॉजी लेके आपने लॉन्च किया है वो टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो जाए। चाइना का बहुत सारा मोबाइल बिक रहा था इंडिया में, गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया, झंझट ही खत्म है, राइट। ऐसे ही मान लो कोई प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ही उसको बैन कर दे, ऐसा अगर चेंज आ जाए, पॉलिटिकल लॉ में चेंज आ जाए, राइट, लोगों का पूरे जो आपका सेगमेंट है वही चेंज हो जाए, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाए, एनीथिंग माइट हैपन। अगर ऐसा कुछ भी होता है, लॉन्ग टाइम का इंपैक्ट जाएगा, और उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी ही क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी।
तो चेंज इन एनवायरमेंट लीड टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। तो याद रखना, अगर 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 इंटरप्रिटेशन की गलती है तो वो शॉर्ट टाइम इंपैक्ट दिखाएगा मेरा टाइम के स्केल में, और एक्सटर्नल में अगर हमने समझने में गलती करी तो स्ट्रैटेजिकल फेलियर होगा। और अगर लॉन्ग टाइम में क्या रखना है, अगर एनवायरमेंट ही चेंज हो जाए पूरी तरह से, उस कंडीशन में हमारी स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो जाएगी। टॉक अबाउट इंटरनल। क्या इंटरनल से प्रॉब्लम आती है रिस्क? हम बोलेंगे हाँ, रिस्क तो आपको दोनों जगह से आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, क्योंकि हम पोटेंशियल इम्बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। और इम्बैलेंस तो भाई इंटरनल चेंज से भी आ सकता है, एक्सटर्नल चेंज से भी आ सकता है, राइट? तो आप क्या कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेटेजिक डिमांड। तो जो स्ट्रैटेजी का डिमांड है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। आप ऐसे सोचो, मान लो एक सीईओ के बदलने से भी आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो मान लो एक सीईओ है जो बड़ा कंजर्वेटिव है, वो कहता है, वो डिफेंसिव है, वो कहता है कि अपने मार्केट शेयर को बचाओ, कभी भी फ्रंटल असॉल्ट में एंगेज मत करो, किसी बड़ी कंपनी के से आमने सामने की लड़ाई मत करो। इसका मतलब वो क्या है, डिफेंसिव है। और दूसरा एक सीईओ है जो बहुत ही ऑफेंसिव है, वो कहता है व्हाटएवर इट टेक्स इंक्रीज योर मार्केट शेयर, जिससे लड़ना पड़ता है लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा एग्रेसिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जो कहता था जिससे लड़ना है लड़ो, अकॉर्डिंगली उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी थी, मार्केट में वो बहुत ही एग्रेसिव था, राइट? और एक सीईओ है जो कंजर्वेटिव है, वो डिफेंसिव है, वो कहता है कि नहीं, अपने पोजीशन को डिफेंड करो, है ना, फ्रंटल असॉल्ट में एंगेज नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, आप इन दोनों ही सीईओ में अगर कोई एक हट के दूसरा आता है पुरानी स्ट्रैटेजी पे, तो क्या ये काम करेगा? आप बोलोगे ना कि सर ये तो स्ट्रैटेजी की डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर पाएगा। एक ऑफेंसिव है, एक डिफेंसिव है बाय नेचर, जाहिर है पर्सनल नेचर तो अफेक्ट करेगा ही आपके काम को, तो फिर वो सेट ही नहीं होगा। क्या सीईओ के बदलने से भी स्ट्रैटेजी बदलने की नौबत आ जाती है क्या? बिल्कुल आती है, वहां से भी रिस्क आ जाता है। अगर मान लो हमने कॉस्ट लीडरशिप की हम बात, या हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमारी स्ट्रैटेजी है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का डिमांड होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा आर&डी में, आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टैलेंट है, लेकिन अब मार्केटिंग टैलेंट चाहिए, लेकिन अब आपके कंपनी के पास वो कैपेबिलिटीज़ है ही नहीं, आपके पास वो फंड ही नहीं है जो आप आर&डी में इन्वेस्ट कर सको, आपके पास वो मार्केटिंग टैलेंट ही नहीं है, आप मार्केटिंग टैलेंट एक्वायर भी नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रैटेजी के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, वो कैपेबिलिटीज आप में नहीं है, शॉर्ट टर्म फेलियर आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रैटेजिक डिमांड। और अगर इनकंसिस्टेंसीज आ जाएं, इनकंसिस्टेंसीज विद द strategy are developed on account of changes in internal capacities and the preferences। अगर इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस ही बदल जाएं, जैसा हमने कहा था ना, तो नया सीईओ आता है, वो कहता है नहीं हमारे प्रेफरेंसेस अलग हैं, वी हैव टू बी व्हाट, डिफेंसिव। प्रेफरेंस ही बदल गया, जब प्रेफरेंस ही बदला तो फिर आपको बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यू विल हैव टू सी। तो अगर क्या कहते हैं, अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाए, इंटरनल कैपेसिटीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अगर इंटरनल कैपेसिटीज चेंज हो जाएं, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, इन दैट केस यू विल सी द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। तो देखो एक्सटर्नल में क्या कहा, अगर एरर आ जाए इंटरप्रिटेशन में, शॉर्ट टर्म, और अगर एनवायरमेंट चेंज हो जाए, लॉन्ग टर्म। इंटरनल में क्या कह रहे हैं, अगर हम स्ट्रैटेजिक डिमांड को फुलफिल करने की कैपेसिटी हमारे में ना हो, शॉर्ट टर्म, और अगर हमारी इंटरनल कैपेसिटी ही चेंज हो जाए तो ये क्या होगा, लॉन्ग टाइम। सो दिस इज योर रिस्क, है ना? तो दोनों तरह का रिस्क आपने देखा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है? और ये है आपके सामने अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस फ्रेमवर्क। अ कंपनी नीड्स टू परफॉर्म बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन कोर्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। इट्स द सेम थिंग जो भी आपने पढ़ा था, बस एक तरीका अलग है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का ये एक फ्रेमवर्क है, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में कस्टमर को, कॉम्पिटिटर को, मार्केट को, एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट में पूरा का पूरा पेस्टल आ गया, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल, कल्चरल, डेमोग्राफी। और इंटरनल में परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिटरमिनेंट्स एनालिसिस, इसको याद रखना है। परफॉर्मेंस का मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटिव कॉस्ट एक्सेट्रा। और डिटरमिनेंट्स में पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज, कॉन्स्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एक्सेट्रा। So we do the performance analysis and we do the determinants analysis in internal, और external में customer, competitor, market and environmental analysis। इससे external को जब analyze किया तो मिल गया opportunity and threat, और जब internal को analyze किया तो मिल गया strengths and weaknesses, और इसी के आधार पे हम अपनी strategy को बनाते हैं। तो याद होगा आपको तीन स्टेप हमेशा याद रखना, generate, evaluate, select। identify strategic alternative, generate, उनको इवैल्यूएट किया और फिर सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को।
ठीक है, स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन आ गया, स्ट्रैटेजी के सिलेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, इम्प्लीमेंट, और लास्ट में रिव्यू, है ना, इवैल्यूएशन। हम क्या करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या है, फ्रेमवर्क है ना। इस पे ज़्यादा डिस्कशन की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ तक क्लियर है बालक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। राइट, चलिए क्या देखना है अब हमें, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां तक क्लियर है तो कुछ सवाल का जवाब दे दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछो कुछ सवाल, पूछो, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर a responsible management. Strategy is a substitute for a responsible management. Correct or incorrect? Strategy is a substitute for a responsible management. Strategy is a substitute for a responsible management. Correct or incorrect? क्या बोलोगे? What would be the answer? Answer is strategy is a substitute for a responsible management. मतलब अगर strategy हमारे पास है, सही strategy है, हमारी strategy हमारे पास है, तो responsible management की जरूरत हमें नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? Absolutely incorrect. बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हम कहते सर ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। स्ट्रैटेजी इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिस्पांसिबल मैनेजमेंट, है ना। स्ट्रैटेजी कभी भी रिस्पांसिबल मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है, मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट। ये इस चैप्टर का तो है नहीं सर, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आ गया तो बर्दाश्त कर लो। मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, ऐसा है क्या? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मिशन प्रेजेंट है जो हमें हमारे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है ना। एंड व्हाट इज फ्यूचर? तो हम कहते हैं सर फ्यूचर इज माय विजन। ये बात सही है क्या? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? योर आंसर शुड बी व्हाट, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। मिशन क्या है? ये मेरा प्रेजेंट है जो हमें किधर लेके जा रहा है, हमारे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Potential imbalances poses risks. Potential imbalances poses risk. Potential imbalance क्या करते हैं? ये रिस्क पोज करता है या रिस्क लेके आता है बिजनेस में। अभी अभी हमने किया था इसको, क्या बोलोगे? द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पोटेंशियल इम्बैलेंसेस का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है क्या? रिस्क। पोटेंशियल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? रिस्क। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो जरा, द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Every strategy has demands. Every strategy has demands that must be fulfilled. That must be fulfilled. Otherwise it leads to strategic failure. Every strategy has demands which must be fulfilled. अदरवाइज इट लीड्स टू स्ट्रैटेजिक फेलियर। बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हर एक स्ट्रैटेजी के डिमांड्स होते हैं, जिन डिमांड्स को फुलफिल होना क्या है, जरूरी है। अदरवाइज इट विल लीड टू स्ट्रैटेजिक फेलियर। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या बोलोगे आप? हर एक स्ट्रैटेजी के अपने क्या होते हैं? डिमांड्स होते हैं। मतलब किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती है जो हमें फुलफिल करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो स्ट्रैटेजिकल फेलियर होगा। अभी अभी पढ़ा था ना, आप क्या बोलोगे? सर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है।
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने एज फार हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के अपने लिमिटेशंस हैं, है ना। एनालिसिस में हमारे को 3 इश्यूज को भी डील करना होता है, हमने इस बात को भी देखा, हमने लिमिटेशंस को भी देखा। तो 2 लिमिटेशंस हमारे पास प्रोमिनेंट लिमिटेशंस हमें दिखाई दे रहे थे, है ना। कुछ खास अभी तक हमने एनालिसिस के बारे में नहीं पढ़ा, फंडामेंटल्स लेकिन हमारा जरूर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। फंडामेंटल आपका जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। रिस्क को भी आपने देख लिया, फ्रेमवर्क को भी देख लिया। फ्रेमवर्क इज नथिंग मच टू डिस्कस। रिस्क पे हमें खास करके क्या करना है, ध्यान में रखना है। एंड देन आफ्टर वी विल मूव विद स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। किसको स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को। लेकिन मैं आज इसको शुरू नहीं करूंगा, आज आप लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया है। आई विल गिव यू अ टाइम, सम टाइम। तो टुमारो वी हैव आवर क्लास, है ना। कल 27 तारीख है, कल हमारी क्लास है। कल की क्लास के पहले काइंडली रिवाइज कर लेना, है ना। ज़्यादा लोड नहीं दूंगा क्योंकि अब आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर को एक बार आपको थॉरली रिवाइज कर लेना है, राइट, ताकि आप अच्छा कर सको 28 को। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप यहाँ तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना उसको अच्छी तरह से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब फास्ट ट्रैक का मतलब ये तो नहीं कि हम चैप्टर को उड़ा दें फटाक से, क्योंकि इट विल टेक हार्डली 3 क्लासेस, 3 to 4 क्लासेस, आपका सेकेंड चैप्टर भी, है ना। इतने ही क्लासेस आपको हर एक चैप्टर में लगने वाले हैं। तो बहुत तेजी से सिलेबस कवर हो रहा है, तो आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलर क्लासेस नहीं है ना। ये क्या है, हमारे फास्ट ट्रैक क्लासेस है और इसमें स्पीड हमारी हाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कवर करते हुए चल रहा है। तो अब कल के क्लास के पहले आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, और फिर हम स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे।